हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि मोशन यानी गति क्या होती है। हमने ये भी देखा था कि रेस्ट यानी विराम अवस्था क्या होती है। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि आप जो आपका मोशन होता है उसे आप डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी गतिज और गतिशीलता ये ब्रांचेस हैं जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, मोशन यानी गति के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि स्टैटिस्टिक्स यानी जो आपका स्थितिकी होती है वो क्या होती है, ठीक है। और उसमें आप जो है ऐसी बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी वस्तुओं या पिंडों के बारे में पढ़ते हैं जो जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, या फिर जो बल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी जो फोर्स है वो कैसे है, इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपका जो चैप्टर है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या मोशन स्ट्रेट लाइन, इसे स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मोशन यानी गति के बारे में पढ़ा था, विराम अवस्था के बारे में जाना था, स्टैटिक्स यानी स्थितिकी क्या होती है, ठीक है, इसको भी हमने समझा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि जब भी हम जो है यहाँ पे, या जो आपका ये चैप्टर है या जो ये आपका मैकेनिक्स है, इसमें हम मोस्टली पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बिंदु वस्तुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिंदु वस्तु आखिर होते क्या है। अब क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी कार की बात करें, ठीक है, ठीक है, कार की बात करें, हमारे पास क्या है, एक कार है, ठीक है। हमने उस कार से 80 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्या हुआ, हमारे पास एक कार है और उस कार से हमने 80 किलोमीटर की दूरी को तय की, ठीक है। हम इस कार में बैठकर 80 किलोमीटर की दूरी हमने तय की। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम कार की डायमेंशन की बात करें, ठीक है, कार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें, तो वो आपकी जो है कुछ मीटर्स में ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके द्वारा तय की गई दूरी की, जो कि क्या है, 80 किलोमीटर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसने कितनी दूरी तय की, उसने क्या किया, उसने 80,000 मीटर की दूरी तय की। 80 किलोमीटर यानी आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर जो है, ठीक है, 1000 मीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो उसने क्या किया, 80,000 मीटर की दूरी तय कर, ठीक है, अगर मीटर में देखें, और उसकी जो डायमेंशन है वो कुछ मीटर्स की ही। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वस्तु है यानी जो कार है, उसकी डायमेंशन तो बहुत ही छोटी है, लेकिन उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वो बहुत ही ज्यादा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो आपकी कार है, कार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या उसकी जो डायमेंशन है वो बेहद कम है, बहुत ही कम है। बिल्कुल आप अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर भी कह सकते हैं, पर बेहद कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है किसके कंपैरिजन में, जो इसने दूरी तय की है उसके कंपैरिजन। तो यहाँ इस कंडीशन में हम जब भी इस मोशन को स्टडी करेंगे, इस गति को स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम जो ये कार है इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी बिंदु वस्तु के रूप में लेंगे। यानी जब किसी वस्तु के द्वारा बहुत ज्यादा जो है दूरी तय की जाती है, ठीक है, उसने बहुत ही ज्यादा जो है दूरी तय की है, लेकिन उसकी जो खुद की डायमेंशन है वो बहुत ही कम है, तो ऐसी कंडीशन में हम वस्तुओं को पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको स्टडी करते हैं तो जो आपका जो ये
वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, चाहे कार है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, चाहे कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसके डायमेंशन उसके द्वारा तय की गई दूरी से बेहद कम है। इसी कारण हम इसे क्या कर देते हैं, बिंदु वस्तु के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो हम बिंदु वस्तु के रूप में किनको लेते हैं? If the length covered by the objects are very large in comparison to the size of the object, the objects are considered as point objects. यदि वस्तुओं द्वारा तय की गई लंबाई वस्तुओं के आकार की तुलना में, किसकी तुलना में? वस्तुओं के आकार की तुलना में, वस्तुओं के आकार की तुलना में बहुत बड़ी है, तो वस्तुओं को बिंदु वस्तुएं माना जाता है या बिंदु वस्तु माना जाता है। यानी जब किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की जो लंबाई है वो उसके खुद के आकार से बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस वस्तु को बिंदु वस्तु मानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु क्या होते हैं, और हम इसे या किसी भी वस्तु को मोस्टली जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम हर एक वस्तु को एक पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है कि जब कोई वस्तु बहुत अपनी डायमेंशन से बेहद ज्यादा ज्यादा बहुत ही ज्यादा दूरी तय कर लेती है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो वस्तु कैसी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश फ्रेम। अब यहाँ पे जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र की बात करते हैं, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी बस में जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी बस में जा रहे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है बाहर खड़ा है। आप बस में आगे की ओर जाते हैं और आप खिड़की से उस व्यक्ति को बाहर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो व्यक्ति पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर वो पीछे की ओर नहीं जा रहा होता, वो अपनी स्थिति पे खड़ा रहता है, यानी विराम अवस्था में होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मूव कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, वो गति कर रहा है, जबकि वो गति नहीं कर रहा। अब जो बाहर बैठा व्यक्ति है उसके लिए आपकी बस मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति की जो आपके बगल में बैठा है, उसके लिए आप आप बस में बैठे हैं और आप उसके साथ बैठे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि आप रेस्ट की पोजीशन में हैं, यानी विराम अवस्था में। लेकिन जब वह व्यक्ति बाहर खड़े हुए व्यक्ति को देखता है तो उसे देख के भी यही महसूस होता है कि वो मोशन में, यानी किसी कंडीशन में कोई मोशन में दिखाई देता है, यानी जो आपका मोशन है, मोशन जो है किसी जो फ्रेम है, कोई किसी चीज के सापेक्ष अगर आप गति को देखते हैं तो किसी के लिए कोई व्यक्ति मोशन में होता है और कहीं पे वही व्यक्ति दूसरे के लिए रेस्ट की पोजीशन में होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी बोला कि जैसे आप किसी बस में बैठे हैं और बस में आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसको लगेगा कि आप क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति किसमें, मोशन में है, गति में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, वो व्यक्ति, तो वो देख रहा है आपको, आप उसके साथ बैठे हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि आप रेस्ट की पोजीशन में, लेकिन उसे बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो वास्तविक तौर पे रेस्ट की पोजीशन में है, वास्तविक तौर पर विराम अवस्था में है, वो उसे गति करता हुआ महसूस हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, जो वो व्यक्ति है जो आपको और बाहर जो खड़ा व्यक्ति है उसको देख रहा है, उसके सापेक्ष हम बात करें। तो यहाँ पर भी जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, यानी इसके सापेक्ष, ठीक है, इसके सापेक्ष, ठीक है। जैसे जब आप गाड़ी से जा रहे होते हैं कहीं, या आप अपनी बाइक से जा रहे हैं और साइड में क्या है, जंगल है, जंगल में जो पेड़ है, आप जा रहे हैं बाइक में,
तो जंगल में जो पेड़ है आपको ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, तो वो आपके सापेक्ष मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वो गति नहीं कर रहे होते, वो रेस्ट की पोजीशन में होते। ठीक है, तो यहाँ पे किसके एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी किसके सापेक्ष। अब जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि इस वाहन में खड़ा है, ये आगे की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, ये आगे की ओर गति कर रहा है इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में गति कर रहा है। अब ये क्या बोल रही है, ये जो यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वेट होल्ड स्टिल, यानी आप रुक जाइए। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, लेकिन मैं तो खड़ा हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये क्या है, उस वाहन में खड़ा है, वो रेस्ट की पोजीशन में। लेकिन जो व्यक्ति इसे बाहर से देख रहा है उसके लिए ये किसमें है, मोशन में है, यानी गति में। ठीक है, तो whether or not you are moving depends on your point of view। यानी हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि आप गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप गतिशील हैं, ठीक है, आप मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इस फिगर में जो ये रेड कपड़ों में है, इनको क्या लग रहा है कि मैं खड़ा हूं, मैं रेस्ट की पोजीशन में हूं, लेकिन ये जो व्यक्ति पीले कपड़ों में है, इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये मूव कर। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यानी निर्देश फ्रेम की। अब यहाँ पे क्या होता है, हम जब भी फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, यानी निर्देश फ्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, निर्देश फ्रेम होता है, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिसके सापेक्ष हम किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी गति को दर्शाते। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ये आप देख सकते हैं फिगर में एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार हम किसी भी व्यक्ति या जो भी वस्तु है उसकी गति के बारे में समझते हैं। In physics, a frame of reference consists of an abstract coordinate system and a set of physical reference points that uniquely fix the coordinate system and standardize measurement within the। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो निर्देश फ्रेम होता है, ठीक है, निर्देश फ्रेम होता है, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो वास्तविक तौर पे नहीं होता, हम सिर्फ मानते हैं। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जहां से हम जो आपके फिजिकल रेफरेंस पॉइंट है उनको हम दर्शाते, यानी उस फ्रेम में अगर कोई वस्तु है तो उसको हम उसकी जो है उसकी डायमेंशन किस पॉइंट पे वो है वो हम दर्शाते। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए एक जो वस्तु है वो यहाँ पर है, तो आपने ये पढ़ा है जब हम इस वस्तु के बारे में बताएंगे तो हम क्या बताते हैं, इसकी दूरी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, ये जो एक्सिस है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये कैसा होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी ये वास्तविक तौर पे नहीं होता, हम इसे मानते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु की गति के बारे में बताना चाहें तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह गति किसके सापेक्ष मापी गई है। यानी जब भी हम किसी भी वस्तु की गति के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम मोशन की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम किसके सापेक्ष माप रहे हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो रेफरेंस है या जो सापेक्ष है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु किसी के सापेक्ष गति में है या विराम अवस्था। अतः वह तंत्र जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं
वह उस वस्तु का निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहलाता है। यानी वह तंत्र या जो ये वो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसके सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट, जो वास्तविक तौर पे नहीं है। अब इसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति को दर्शाते हैं और इस फ्रेम को या इस तंत्र को हम निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम को किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा हुआ मान सकते हैं तब उसके सापेक्ष अन्य वस्तुओं की स्थिति का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई वस्तु मान लेते हैं, जैसे हमने एक वस्तु मान ली ए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वस्तु मान ली इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए। अब इसके सापेक्ष हम जो बाकी वस्तु है उनकी स्थितियों को जो है देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वस्तु है ए जो यहाँ पे है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इस निर्देश फ्रेम को एक दृढ़ वस्तु मान, यहाँ पे एक जो ये निर्देश फ्रेम है इसे क्या मान ले, एक दृढ़ वस्तु, ये वस्तु है और इसके सापेक्ष इस ए जो ऑब्जेक्ट है इसकी गति को हम क्या करते हैं, इसकी गति को हम देखते हैं, इसकी स्थिति को हम देखते हैं। वस्तुओं की स्थिति निश्चित करने के लिए किसी उचित बिंदु से स्थिति सदिश खींचे जाते हैं। इस बिंदु को निर्देश फ्रेम का मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। अब जैसे हम बाकी एग्जाम्पल देख रहे थे, हमने जो है अलग अलग व्यक्तियों का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फिगर के थ्रू भी समझा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी व्यक्ति के सापेक्ष हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस को। इसको हम एक दृढ़ वस्तु मानते हैं और इसके सापेक्ष, जैसे कि ये वस्तु है, ए वस्तु है, तो इसकी जो है ये गति कर रही है, तो इसकी गति को हम देखते हैं, इसकी जो पोजीशन ये चेंज कर रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए जो वस्तु है वो t1 टाइम पर कहाँ पे थी, ए बिंदु पर थी। अब t2 टाइम पर यहाँ आ गई, तो यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सापेक्ष क्या कर सकते हैं, इस ए वस्तु की जो है पोजीशन, उसकी जो स्थिति है उसको हम देख सकते हैं, उसकी गति को हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी निर्देश तंत्र के प्रकार। तो हमारे पास दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, ठीक है। एक है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी जाड़ित्वीय निर्देश तंत्र और अजाड़ित्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के जो ये है आपके निर्देश तंत्र हैं। Once we have chosen our reference, they can be of two types. जाड़त्व के नियम अथवा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के आधार पर निर्देश फ्रेम निम्न दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम जाड़त्व के नियम के बारे में बात करें, ठीक है, आपके न्यूटन की गति यानी लॉज ऑफ मोशन, जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था, जो अपने क्लास 9th में पढ़ा है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जाड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है, यानी जाड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब जब हम जाड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो इसका अर्थ है हम उस निर्देश तंत्र या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं जहां जो कि न्यूटन का जो लॉ है उसे होल्ड करता है, ठीक है, यानी जो आपका न्यूटन का जो नियम है, ठीक है, उसको वो उस पे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि जब भी कोई वस्तु गति में होती है, ठीक है, जब भी कोई वस्तु गति में होती है तो आपने देखा होगा कि कुछ जो है
आपके जो कुछ कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो वस्तु है वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है, ठीक है। या अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहती है, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है यानी समान गति में है तो वो समान गति में ही रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपका न्यूटन का लॉ होल्ड कर रहा है, क्योंकि आपको ये पता है न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, अगर कोई बॉडी, कोई भी पिंड रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, वो विराम अवस्था में ही रहता है। अगर वो गति कर रहा है तो वो गति ही करता रहता है जब तक उस पे बल ना लगाया जाए। यानी एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है किसी भी वस्तु की का जो रेस्ट की पोजीशन है उसे चेंज करने के लिए, या उसका जो यूनिफॉर्म मोशन है उसे चेंज करने के लिए। पर वास्तविक तौर पर आपने ये देखा है कि अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में, तो अगर आप किसी बॉल को, जैसे कोई बॉल मूव कर रही है, गति कर रही है, तो कुछ समय बाद वो रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो न्यूटन का जो ये नियम है, आपने फोर्स तो लगाया नहीं, लेकिन वो अपने आप ही क्या हो रहा है, रुक रहा है, वो बॉल रुक रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें आपका क्या हो रहा है, न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। अब इस कंडीशन में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो आपका कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे जो न्यूटन के जो लॉ हैं वो सिद्ध होते हैं, ठीक है, वो सही होते हैं। जैसे कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है, वो विराम अवस्था में है और हमने उस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाया। साथ ही साथ वो कंडीशन में जिसमें जो बॉडी है वो चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, वो रुकती नहीं है, और इस कंडीशन में भी हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल नहीं लगाया, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है वो ट्रू होता है, वो होता है वास्तविक तौर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। An inertial frame of reference is a frame where Newton's law holds true. That means if no external force is acting on a body, it will stay at rest or remain in uniform motion. यानी जाड़त्वीय निर्देश तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें न्यूटन के नियम सही होते या वो सिद्ध होते। इसका अर्थ है कि कोई भी बाह्य बल वस्तु पे नहीं लगाया जाता और वो वस्तु रेस्ट की पोजीशन में यानी विराम अवस्था में ही रहती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति में रहती है। जो निर्देश तंत्र न्यूटन के पहले और दूसरे नियम का पालन करते हैं वे निर्देश फ्रेम जाड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इस तंत्र के फ्रेमों में यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो तो वह या तो स्थिर रहती है अथवा समान गति से एक सरल रेखा में गति करती रहती है। यह जाड़त्व का नियम है और इसी कारण इस प्रकार के निर्देश फ्रेमों को जाड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहा जाता है। यानी जाड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है, जहाँ पे न्यूटन का पहला और दूसरा नियम जो है जो इसको पालन करता है, ठीक है, और यहाँ पे बाह्य बल नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी जो वस्तु है या तो वो रेस्ट की पोजीशन में होती है या वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी समान गति में होती है। अब हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यानी अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हुआ, जिसमें क्या होता है, वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का लॉ जो है या न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन के जो मोशन के जो नियम है, गति के जो नियम है, वो वैलिड नहीं होते, वो इसमें लागू नहीं होते। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट करती है या डिसेलरेट करती है,
यानी उसमें अगर कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, वो गति कर रही है, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो रुक जाती है, या हम उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, उसकी गति को कम कर सकते हैं। यानी जो आपकी गति है वो कैसी हो रही है, एक्सेलरेटेड, एक समान गति नहीं है, ठीक है, एक समान गति नहीं है, असमान गति है, ठीक है, या बाह्य बल जो है लगाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी निर्देश फ्रेम जो होता है, वो अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है या निर्देश फ्रेम होता है। Now we can define a non-inertial frame as a frame that is accelerated with respect to assumed inertial frame of reference. जिन निर्देश फ्रेमों में न्यूटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम लागू नहीं होते उन्हें अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी वो निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन का पहला और दूसरा नियम लागू नहीं होता, उसे आप क्या कहते हैं, अजाड़त्वीय निर्देश तंत्र। सभी त्वरित व घूमते हुए निर्देश फ्रेम अजाड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं। यानी सारे के सारे जो आपके त्वरित यानी एक्सेलरेटेड जो फ्रेम है, जिसमें स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, अलग अलग स्पीड है, ठीक है, चीजें घूम रही हैं, चल रही हैं, तो यहाँ पे जो है अगर एक्सेलरेशन हो रहा है यानी त्वरण हो रहा है, गति कैसी है, त्वरित गति है, तो ये भी क्या है, आपका अजाड़त्वीय निर्देश फ्रेम का एक एग्जाम्पल। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु क्या होती है, ठीक है। आई होप आपको बिंदु वस्तु का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश फ्रेम क्या होता है, किस प्रकार से हम गति को किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष समझते हैं, साथ ही साथ जाड़त्व और अजाड़त्व जो आपका निर्देश फ्रेम है वो क्या होते हैं, ये भी हमने जाना, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इसको रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो हम वो क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।